Hello everyone. So we are back once again with another video of the chapter The Rise of Nationalism in Europe. So the previous video we talked about what are nation states. We try our level best to make the concept clear. What is a nation state? Now this topic talks about French Revolution and the idea of a nation. This does not talk about what is French Revolution. You have read in the ninth class. Here we talk about फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो किस तरह दिस आइडिया ऑफ नेशन को पैदा करने में उसने हेल्प की, क्योंकि फ्रांस उन दिनों एक ट्रेंड सेटर था। हर बड़े काम जो यूरोप में होते थे उसमें फ्रांस फोर फ्रंट पे होता था। सो इट वाज अ ट्रेंड सेटर। तो एक महान ट्रेंड में से ये ट्रेंड है फ्रेंच रेवोल्यूशन। इससे पहले बहुत सालों से कभी लोगों ने मिलकर कोई एफर्ट नहीं लगाया था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में इतने बड़े स्केल पे लोगों को इकट्ठा करके चैनलाइज करना, उनकी एनर्जी, उनको दिशा देना कि आपने अपनी अपनी पर्सनल वेलबींग के लिए फ्रांस को कैसा देखना है, ये एक बहुत बड़ा काम था। इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन फ्रेंच फिलोसफर्स का है। अगर आप लोगों को नाइन्थ क्लास का याद हो, जीन जैक रूसो, वोल्टेयर, ये सब फ्रेंच लोगों से कहते थे कि आप लोगों को अपने राइट्स मांगने हैं, आपको डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ना है। और फ्रांस के लोग इतने जागरूक थे कि उन लोगों ने इस चीज को अपनाया और उनका कॉन्फिडेंस जो है इस बात से बढ़ गया फ्रेंच रेवोल्यूशन से कि यस, हम लोग ये कर सकते हैं। और उन लोगों ने किंग का तख्ता पलट दिया, लुई 16 का, और फ्रांस रिपब्लिक बन गया। तो ये बातें हैं 1789 ऑनवर्ड की। तो अगले 30 40 50 साल में ये आइडिया और स्ट्रांग हुआ कि लोगों की सरकार हो सकती है, लोगों का कंट्रोल हो सकता है। एंड एज अ रिजल्ट वी फाइंड कि फ्रांस जो है इट वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो ये टॉपिक जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में हमने कहा वो नहीं है, लेकिन ब्रीफली बात कर सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रेंच लोगों की एक महान कोशिश थी और सक्सेसफुल, ठीक है, इट वाज अ सक्सेसफुल एफर्ट टू विन पीपल्स रूल। सो दे ट्राइड देयर बेस्ट एंड वी फाइंड a number of causes were there why French Revolution happened. Briefly बात करें तो first of all mounting debt on France. फ्रांस ने यूएस की हेल्प करने की कोशिश की when it was fighting the British forces. फ्रांस में फूड क्राइसिस था और फ्रांस में जो किंग या रॉयल फैमिली थी दे वर नॉट बॉदर्ड कि लोगों के साथ क्या हो रहा है। दे वर टू मच लॉस्ट इन देयर ओन सेंसुअल प्लेजर्स। उनको लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं था। तो लोगों को लगा कि अपनी किस्मत को खुद ही सुधारना पड़ेगा और इसमें फ्रेंच फिलोसफर्स की राइटिंग ने मदद की। जो कलम की ताकत होती है बच्चों, वो बहुत बड़ी होती है, तलवार से कहीं स्ट्रॉन्ग, बुलेट से भी स्ट्रॉन्ग। एक पेन से लिखा हुआ वर्ड करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। बुलेट तो एक वक्त पे एक बंदा मार सकता है, लेकिन कलम करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती है, जागरूक कर सकती है। तो इस ताकत को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। एंड ऐसे ही फ्रेंच फिलोसोफर्स की बातें सुनकर लोगों में एक नई ताकत आई और उन लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन कर दिया। अब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन किस तरह रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग अ नेशन, वो हमारा टॉपिक है, क्योंकि पावर तो चेंज हो गई फ्रॉम किंग टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। अब सबसे बड़ी दिक्कत फ्रांस की जो रेवोल्यूशनरीज थे उनके सामने थी कि लोगों को फील कैसे करवाया जाए कि तुम लोग अब स्पेशल बन चुके हो, तुम लोग किसी किंगडम की प्रजा नहीं हो, किसी राजा की प्रजा नहीं हो। यू आर नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ अ किंग, यू आर सिटीजन्स। बिकॉज व्हेन यू गेट सिटीजनशिप यू गेट राइट्स। द बिगेस्ट वन इज राइट टू लाइफ, देन यू गेट अ नंबर ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड यू हैव टू फुलफिल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज दे वांटेड टू मेक एवरीवन लिविंग इन फ्रांस टू गिव देम अ कॉमन आइडेंटिटी। आप सबको लगे आप एक जैसे। लाइक भारत का आप केस ले लो, आज़ादी से पहले वी फाइंड भारत में ये भारत कंसेप्ट ही नहीं था। अंग्रेजों के आने से पहले वी वर ऑल डिफरेंट किंगडम्स। अब आज़ादी में लड़ रहे लोगों को, जिसमें गांधी जी हो या भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, गोपाल कृष्ण गोखले हो, इन सब की ये कोशिश थी कि भारत वालों को पहले ये तो फील करवाया जाए यू आर ऑल वन सिंगल यूनिट। इट वॉज अ बिग टास्क। भारत वालों को फील करवाना है कि आप भारतीय हो, जबकि भारत कंसेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। वैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज को ये एफर्ट लगाना था कि फ्रांस के सब लोगों को ये फील करवाया जाए दैट यू आर फ्रेंच पीपल एंड यू आर स्पेशल, यू हैव राइट्स। सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक एंड
बीच बीच में हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी बताएंगे। आप वीडियो के साथ बने रहना, बीच बीच में वो क्वेश्चंस आ जाएंगे जहां पर भी सूटेबल हैं कि किस तरह बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक जिस चीज की हम बात करने जा रहे हैं, एफर्ट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी फाइंड दैट दिस वन, these efforts by French revolutionaries, इसमें जो पहला एफर्ट है वो है ला पेट्री ला सिटुएन इक्वल राइट्स। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। लोगों को बताया गया कि आज से फ्रांस हमारा फादरलैंड है। दिस वन ला पेट्री, हम इंडियंस भारत को मदरलैंड ट्रीट करते हैं, वो फादरलैंड ट्रीट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आज से हम सबका कंबाइंड फादरलैंड है फ्रांस। तो फ्रांस के साथ लोगों की इमोशंस जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लोगों को इमोशनली अटैच किया जा रहा है। वो नेशन वाली फीलिंग लाने की बात कर रहे हैं। हमने बात की थी नेशंस में, जहां पर लोगों को लगता है कि हम सबकी शेयर्ड हिस्ट्री, हम सब में बहुत कुछ कॉमन है। तो वो कॉमनैलिटी उसको पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कह रहे हैं कि सारे फ्रांस के लोगों का यही एक फादरलैंड है, ला पैट्री। और उसके बाद कहा कि आप लोग सब फ्रांस के सिटीजन हैं, ला सिटीजन, और अगर आप सिटीजन हैं तो आपके राइट्स हैं, आप ये राइट्स क्लेम कर सकते हैं। और कहा गया सबके राइट्स इक्वल हैं। इफ यू रिमेंबर वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन फ्रांस, जहां पर कहा गया था फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी क्लास, सेकंड स्टेट नोबल्स एंड थर्ड स्टेट कॉमन पीपल। और पहले दोनों स्टेट्स को बहुत सारी प्रिविलेजेस, बेनिफिट्स थी। थर्ड स्टेट को सारे टैक्स पे करने पड़ते थे। तो यहां पर ये कह रहे हैं सबके इक्वल राइट्स हैं, वो प्रिविलेजेस नहीं दी जाएंगी, सबके लिए लॉ भी एक जैसा रहेगा, राइट्स भी एक जैसे रहेंगे। सेकंड, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग। इससे पहले किंग और उसके हाथ में हेल्ड किए हुए रॉयल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, लेकिन ये कहते हैं कि हम आज से फ्रांस के लिए एक नया झंडा, न्यू फ्रेंच फ्लैग को अपना रहे हैं, एंड दैट विल बी अ ट्राई कलर। सो यहां पर ये फ्लैग को अपनाया गया कि ये पहचान बनेगा। ये ना जब नेशन, क्योंकि एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, उसके साथ लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाती है। भारत एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, फ्रांस एब्स्ट्रैक्ट टर्म है। अब भारत के केस में ले लो, आपके पास नेशनल सिंबल्स हैं, आपके पास है नेशनल एम्ब्लेम, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लावर एक्सेट्रा। इनका मेन मकसद क्या है कि वो जो एब्स्ट्रैक्ट टर्म है नेशन, इसके साथ लोग जुड़े और उसको अपना माने। यहां पर एक ट्राई कलर जो है न्यू फ्रेंच फ्लैग, इसका मकसद यही है कि लोग फ्रांस के साथ जुड़े, वो समझे कि जो फ्लैग है, ये फ्लैग नहीं, मेरी आइडेंटिटी है और मैंने इसकी कभी भी इंसल्ट नहीं होने देनी। लोगों को इमोशनली अटैच करना। थर्ड, स्टेट्स जनरल वाज रिप्लेस्ड बाय नेशनल असेंबली। अब जब फ्रांस में लगभग कुछ लोग कहते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन होता ही ना अगर स्टेट्स जनरल ना बुलाया होता। स्टेट्स जनरल वाज अ बॉडी ऑफ फ्रेंच पीपल ऑफ ऑल द 3 states, एंड जिसमें ऑलमोस्ट 300 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट एंड 600 फ्रॉम द थर्ड स्टेट। 150 पौने 200 सालों से किसी ने इसकी मीटिंग ही नहीं बुलाई थी। किंग ऐसे ही चला रहा था। लेकिन अब किंग को चाहिए था कि हमने टैक्स बढ़ाने हैं, बिकॉज फ्रेंच इकोनॉमी बहुत बुरे हाल में है, वी नीड मनी। तो स्टेट जनरल को बुलाओ, तो स्टेट जनरल तो थी नहीं, तो फिर से नए रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया गया, स्टेट जनरल को बुलाया गया। ये आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में 9th में पढ़ा हुआ है, जहां पर फ्रेंच फिलोसफर्स ने कहा कि अब तुम लोग वोटिंग होगी ना, तो तुम लोग ये कहना कि एवरी मेंबर हैज 1 वोट। वरना क्या चल रहा था, एवरी स्टेट हैज 1 वोट, तो पहले दोनों स्टेट एक तरफ हो जाते थे और तीसरा स्टेट जो कॉमन पीपल का, उसको हमेशा डिफीट कर देते थे 2:1 रेशियो से। लेकिन फ्रेंच फिलोसफर्स ने समझाया, तुम लोग मत मानना, तुम लोग जाओगे वहां पर, थर्ड स्टेट को समझाया, कहना 1 स्टेट नहीं, 1 वोट नहीं, 1 मेंबर 1 वोट। तो किंग इसको माने नहीं, तो लोग वॉकआउट कर गए और बाहर जाकर उन्होंने कहा कि आज के बाद हम इस स्टेट जनरल को नहीं मानते। सॉरी, वी नीड अ न्यू बॉडी, और तब फॉर्मेशन की गई नेशनल असेंबली की, और इसी नेशनल असेंबली ने नया फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। तो ये एक बदलाव था, लोगों के पास ताकत आ गई। स्टेट जनरल किंग के पास थी, नेशनल असेंबली लोगों के पास आ गई ताकत, लोगों ने अपने फैसले करने शुरू कर दिए।
सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यूनिफॉर्म लॉज। सेंट्रलाइज्ड मतलब पेरिस को कैपिटल मानते हुए सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो वहां से रूल किया जाएगा। वहां एक सरकार फॉर्म की जाएगी और वो देश के हर कॉर्नर के एडमिनिस्ट्रेशन को वहां से मॉनिटर करेगी। फ्रांस इंडिया की तरह इतना बड़ा नहीं है कि कैपिटल से मॉनिटर ना किया जा सके, तो इतनी डिसेंट्रलाइज करने की उनको जरूरत नहीं पड़ी। Abolished internal custom duties, adopted uniform system of weights and measures। अब ये क्या है, देखो कस्टम ड्यूटीज मोस्टली इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे पड़ती है। बाहर से कोई सामान लेकर आते हैं हम तो कस्टम ड्यूटी पड़ जाती है और सामान जो है उसमें वो टैक्स होता है, कस्टम ड्यूटी जो सरकार रख लेती है। फ्रांस के अंदर के जो बॉर्डर्स थे वहां पर भी कस्टम ड्यूटी लगाकर बैठे थे। इन लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं चाहिए, टैक्सेस जो है कस्टम ड्यूटीज टाइप के वो बॉर्डर्स पे पड़ेंगे, अंदर फ्रांस के कोई भी टैक्स अलग से नहीं पड़ेगा। प्रोडक्ट फ्रीली मूव कर सकते हैं विद इन फ्रांस। इस चीज को बाद में पढ़ेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट को और बेहतर बनाया गया और फ्रांस से भी बाहर ऑल ओवर यूरोप इन लोगों ने विदाउट मच टैक्सेस प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करना शुरू कर दिया। काफी हद तक आजकल का ग्लोबलाइजेशन, तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत यूरोप के इन इलाकों में इस दौर में होनी शुरू हो गई थी, खास करके नेपोलियन के दौर में। दे स्टार्टेड मार्चिंग टुवर्ड्स दैट काइंड ऑफ इकोनॉमिक कम्युनिटी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक गेन्स। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत आती थी कि अलग अलग प्रोविंसेस में उनके अपने वेट्स एंड मेजर्स थे। अब पंजाब की बात ले लो, फॉर एग्जांपल अमृतसर में मान लो मैं कहूं कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, जलंधर में 1 किलोग्राम इक्वल टू 980 ग्राम, लुधियाना में 1 किलोग्राम इक्वल टू 1023 ग्राम्स। हाउ कंफ्यूजिंग इज दैट? इट इज सो कंफ्यूजिंग। सो इंस्टेड आई से नो, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम एवरीवेयर, यू कैन नॉट चेंज इट। तो यही इन लोगों ने किया कि अपने यहां पर सारे ही प्रोविंसेस में वेट्स एंड मेजर का सेम यूनिट और उसका सेम मैग्नीट्यूड, मतलब सेम वैल्यू सब जगह, ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, ट्रेड ढंग से हो। एंड फाइनली रीजनल डायलेक्ट्स डिस्करेज्ड, फ्रेंच एनकरेज्ड। अब डायलेक्ट क्या होता है? डायलेक्ट सिंपल भाषा में बोले तो बोली होता है, एक भाषा के सब टाइप्स। लाइक you in Punjab, people speak the Majha Boli, Duabi and Malwai Punjabi. Talk about Hindi. Hindi has got subtypes. Like people around Mathura, they speak one dialect of Hindi called Braj Bhasha. And in Ayodhya, not Ayodhya, I would say Awadh. Awadh is the areas around Lucknow, the old province of Awadh. They speak Avadhi. That is the subtype of Hindi. These are called dialects. तो फ्रांस में बहुत सारे डायलेक्ट्स लोग बोलते थे, लेकिन इन सब को डिस्करेज करके फ्रेंच लैंग्वेज जो स्टैंडर्ड फॉर्म में पेरिस में बोली जाती थी उसको इन लोगों ने इनकरेज किया कि सब फ्रेंच बोलेंगे। तो तमाम बच्चों देखो, ये सारी चीजों को ध्यान से देखो, ये सिर्फ जोड़ने वाली है, तोड़ने वाली नहीं है। बिकॉज दे वॉन्टेड अ यूनाइटेड फ्रांस, जहां पर लोगों को खुद अटैचमेंट हो जाए उस पीस ऑफ लैंड के साथ, लोग लव करें अपनी कंट्री को। तो कहीं ना कहीं आप लोग ध्यान से देखो कि ये सब सारी बातें हैं, ये कहीं ना कहीं नेशनहुड की तरफ इशारा करती हैं। तो इसीलिए आपका ये टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ अ नेशन व्हिच ऑलरेडी स्टार्टेड बीइंग फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। सो what we can do, we can have a question here, and this question is one of the most popular question of this chapter for board exams. From out of sheer experience I'm talking to you people that this is one of that question. Okay, so we can write over here, okay, just for so that you can note down if you really like it. Yeah. What measures and practices were introduced by the French revolutionaries to instill a sense of collective belonging among the
फ्रेंच पीपल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को मैंने बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आते हुए देखा है और इतना साफ सुथरा आंसर है इसका, फुल मार्क्स गारंटेड है अगर आप सारे पॉइंट्स कर आते हैं। तो ये क्वेश्चन को बहुत सीरियसली लेना, जो चैप्टर के सबसे पॉपुलर क्वेश्चंस उनमें से एक है। मैं फिर से बोल देता हूँ, व्हाट मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अमंग द फ्रेंच पीपल। अब हम देखते हैं कि फ्रांस में ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया, इट वॉज अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। सो नाउ द फ्रेंच गवर्नमेंट and the French Revolution declared that once we have liberated France, now our next mission, हमारा अगला काम क्या? अगला काम है यूरोप भर में यही चीज को और मजबूत बनाना और इसको स्प्रेड करना। We want the most of the countries of Europe, they also turn into the kind of state we have made. So they started taking these ideas to various countries of Europe. And हुआ क्या? हुआ ये कि अगर आप लोगों को याद है 9th क्लास में कि आप लोगों ने पढ़ा था कि फ्रांस में जैकोबिन क्लब्स बनाए गए थे, छोटे छोटे क्लब्स आम लोगों के, ओके। एंड द सेम वे यहां पर और यूरोप भर में जैकोबिन क्लब्स बनाए गए जहां पर लोगों को गाइड करा गया। फ्रेंच आर्मी भी गई वहां पर, वहां के किंग्स के साथ वॉर्स हुए, उन लोगों को आज़ाद कराने की कोशिश की गई। एंड वी फाइंड इसी चीज़ को कॉपी किया गया। अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा रशियन रेवोल्यूशन 1917 कि वहां पर क्या किया गया, वहां पर छोटे छोटे क्लब्स ऑफ सेलर्स एंड वर्कर्स बनाए गए थे, दे वर कॉल्ड सोवियट्स। और ये सोवियत वर्ड यूएसएसआर के फुल फॉर्म में भी आता है, ओके। तो सोवियट्स बनाए गए थे, तो कहीं ना कहीं गाइडेंस यहीं से मिलती है कि किस तरह लोकली रिवोल्ट्स को पावर दी जा सकती है in the form of clubs. तो we find ये रेवोल्यूशन जो फ्रेंच वाला रेवोल्यूशन है ये कामयाब रेवोल्यूशन है, क्योंकि इसी के बाद है अमेरिकन रेवोल्यूशन, इसी के बाद है रशियन रेवोल्यूशन, जो 3 महान रेवोल्यूशन हुए हैं, ओके, इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन सॉइल। तो उनमें से ये पहला था एंड इट वाज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल रिवोल्ट। एंड रेवोल्यूशन ऐसा नहीं कि उसके बाद हुए नहीं है। अगर हम थोड़ा सा सिलेबस से हट के बात करें, अगर हम बात करते हैं 2010 की, तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ नॉर्थ अफ्रीका में। बहुत सारे क्लासेस में ये बात की नहीं जाती, लेकिन मुझे लगता है कि ये वर्थ मेंशनिंग है, क्योंकि नए समय में जहाँ पर हम इतना ज़्यादा इकोनॉमी ड्रिवन कंट्रीज़ हैं और वहाँ पर इतना बड़ा रेवोल्यूशन हुआ और उसके बारे में अगर बात ना की जाए तो ये गलत होगा। ये बेसिकली इसको पिंक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है 2010 का। ये शुरू हुआ नॉर्थ अफ्रीका में, वहाँ पर एक छोटी सी कंट्री है तुनिशिया, और तुनिशिया में वहाँ पे एक बहुत सालों से डिक्टेटर थे, उनका नाम था बेन अली एंड ही वाज द प्रेसिडेंट आल्सो। सो दिस बेन अली वाज रूलिंग विद हिज ओन विल, अपनी मर्जी से रूल कर रहे थे। तो तुनिशिया में लोग फेडअप थे, 20-30 साल से 30 साल से यही एक बंदा रूल कर रहा है, लोगों की कोई सहूलत नहीं है, कोई जॉब्स नहीं है। तो एक लड़का था जो ग्रेजुएट था और वेजिटेबल सेल करता था, जॉब्स नहीं थी उसके पास, उसने अपने आप को आग लगा ली और लोगों के अंदर गुस्सा तो भरा ही हुआ था। ये एक इमीडिएट कॉज बन गया और लोगों ने सड़कों पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। वो लड़का हॉस्पिटल में मर गया, लेकिन इतना गुस्सा आ गया राष्ट्रपति के खिलाफ कि लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किया कि बेन अली अपनी कंट्री छोड़ के भाग गया और तुनिशिया आज़ाद हो गया। वहाँ पर एक नई सरकार बनी और उस सरकार ने इतना अच्छा काम किया कि 4-5 साल पहले ही एक ग्रुप मैनेज कर रहा है तुनिशिया को और उसको नोबेल पीस प्राइज मिला। तो कहाँ पर बेन अली रूथलेसली रूल कर रहा था, कहाँ पर वहाँ की सरकार को नोबेल पीस प्राइज मिला कि उन लोगों ने तुनिशिया को इतना अच्छा चलाया। तो तुनिशिया से इंस्पिरेशन ली इजिप्ट ने। इजिप्ट में भी एक डिक्टेटर था, उसका नाम था हुस्ने मुबारक, वो भी 30-40 साल से रूल कर रहा था और सेम केस था। तो लोगों ने इजिप्ट की कैपिटल कायरो में इकट्ठा होना शुरू हो दिया। वहाँ पर एक प्रोटेस्ट प्लेस है, जैसे हमारे यहाँ पर हम दिल्ली में है रामलीला ग्राउंड है, जंतर मंतर, जहाँ पर लोग प्रोटेस्ट करते हैं, इकट्ठा होते हैं। वहाँ पर था तहरीर स्क्वायर, वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, पूरी भीड़ लग गई। हुस्ने मुबारक जो डिक्टेटर था वो डर गया, उसने स्नाइपर्स बैठा दिए ऊपर बिल्डिंग पर और उन लोगों ने शूट करना शुरू कर दिया। लगभग 300 बंदा मार दिया उन लोगों ने। लोग गुस्से से पागल हो गए और इतनी भीड़ ने इतनी तोड़फोड़ की कि हुस्ने मुबारक देश छोड़ के भागने लगा था। उसको एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया। बाद में वो जेल में रहा, जेल में
उसकी डेथ हो गई। वहाँ पर सरकार बनी, पहले बनी सरकार मुस्लिम ब्रदरहुड की, उनके जो राष्ट्रपति थे उनके खिलाफ केस हो गया, उनको डेथ सेंटेंस मिल गया। आज इजिप्ट पे मिलिट्री रूल है, क्योंकि जो उस वक्त के मिलिट्री के हेड थे अल सीसी, वही प्रेसिडेंट हैं इजिप्ट के। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट इतना कामयाब नहीं रहा, लेकिन डिक्टेटर वो हट गया, लेकिन एक नया बंदा आकर बैठ गया। एंड ये तो टाइम ही बताएगा कि वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है। देन इजिप्ट से इंस्पिरेशन ली लीबिया ने कहा अगर इजिप्ट कर सकता है हम क्यों नहीं कर सकते। ये तीनों कंट्रीज जुड़ी हुई हैं आपस में। तो लीबिया में उस वक्त जो उनके डिक्टेटर थे उनका नाम था मोहम्मद गद्दाफी। वो भी 40 साल से रूल कर रहे थे एंड वाज रूथलेस रूलर। तो सेम केस है, लेकिन मोहम्मद गद्दाफी की फौज ताकतवर थी, इसलिए यूएसए को रेवोल्यूशनरीज की हेल्प करनी पड़ी। एंड एज अ रिजल्ट मोहम्मद गद्दाफी को फ्रेंच एजेंट्स ने ढूंढ लिया, वो छुप गया था और उसको शूट कर दिया। इसके बारे में भी कंट्रोवर्सी थी कि शूट क्यों किया गया। उसको अरेस्ट भी कर सकते थे। कहा जाता है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो थे उस वक्त के सरकोजी, उनके साथ उनके काफ़ी सारे गलत कामों में रिलेशंस थे, कुछ पैसे का लेन देन और कुछ इलीगल कामों में। तो वो डर गए थे ये पकड़ा गया मोहम्मद गद्दाफी तो ये कहीं बता ना दे, तो फ्रेंच एजेंट्स ने मार दिया उसको। लेकिन और लीबिया भी आज़ाद हुआ और वो लड़ाई स्प्रेड हो गई, स्पिल ओवर हो गई। सऊदी अरेबिया के जो रूलर्स थे वो डर गए। उन लोगों ने फीमेल्स को 2012 में वोटिंग राइट्स दे दिए, लोगों को पैसिफाई करने की, शांत करने की कोशिश। यमन में लड़ाई आज भी चल रही है और कहीं ना कहीं सीरिया और इराक में जो इस्लामिक स्टेट स्टार्ट हुआ उसका भी रीज़न यही है। तो एक बहुत बड़ा रिवोल्ट था, हमें जानना चाहिए, आप लोग भी चेक करना कि 2010 का जो नॉर्थ अफ्रीका का रिवोल्ट था उसके बारे में। लेकिन हम वापस आते हैं कि उन दिनों जब फ्रांस में किंग को हटाया गया, लोगों की पावर आ गई, लेकिन वो आपस में लड़ते बहुत थे, तो स्टेबिलिटी नहीं थी। तो इसी चीज़ का फायदा उठाया एक एम्परर ने, वो फ्रांस के एम्परर बने, उनका नाम था नेपोलियन बोनापार्टे। ही टुक ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। और उससे पहले ही फ्रांस में ना कोशिश की जा रही थी 1792, 93, 94 कि फ्रांस के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें बदलाव लाया जाए। तो नेपोलियन ने इस चीज़ को और स्ट्रेस किया और 4-5 हाई क्लास जजेस को अपॉइंट किया और उन लोगों ने बनाया एक नया लॉ जिसको हम कहते हैं सिविल कोड ऑफ 1804। ये एक बहुत बड़ी घटना थी। नेपोलियन को अगर हम एम्परर कहते भी हैं, लेकिन उसके कुछ रिफॉर्म स्टेप्स हैं जो बहुत महान रिफॉर्म स्टेप्स हैं। तो उसी में से एक है सिविल कोड ऑफ 1804। 1801 में बना लिया गया था, लेकिन इंप्लीमेंट 1804 तक किया गया। ओके, एंड 1804 में ये वाला जो कोड है इसको अप्लाई किया गया। इसमें बहुत बड़ी बड़ी रेवोल्यूशनरी चेंजेस थी। वो जो 3 स्टेट्स थे वो हटा दिए गए एंड अबॉलिश्ड प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। ये नहीं कि मैं फर्स्ट स्टेट का बेटा हूं तो मेरे फादर फर्स्ट स्टेट में है तो मैं भी फर्स्ट स्टेट, नो। इसने कहा प्रिविलेजेस, बेनिफिट्स बेस्ड ऑन बर्थ नहीं होंगे, बेनिफिट्स बेस्ड ऑन मेरिट होंगे। जो जितना लायक होगा उसको वो बेनिफिट्स मिलेंगे, नॉट बेस्ड ऑन बर्थ। तो ये बात आपने बहुत ध्यान से देखनी है। अबॉलिश्ड प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। एक बेनिफिट था टैक्स फ्री, फर्स्ट एंड सेकंड वोंट पे एनी टैक्स, लेकिन इस चीज को हटाया गया कि सब टैक्स देंगे, बर्थ से किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। देन इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब इक्वल है, वो फर्स्ट स्टेट है, सेकंड स्टेट है, थर्ड स्टेट है, वो नोबल है, वो क्लर्जी है, वो आम आदमी है, लॉ की नजरों में सब एक। भारत में भी ऐसा ही, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या हम कॉमन लोग हो, अगर क्राइम एक जैसा किया है तो सजा एक जैसी मिलेगी। कोई हमारे जो डिग्निटरीज हैं उनके लिए लॉ अलग से नहीं है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ। थर्ड, सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स होते क्या हैं? कंट्री डिवाइड होती है स्टेट में, स्टेट डिवाइड होता है डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट डिवाइड होता है तहसील में। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं। फ्रेंच डिविजन्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, उनको इतना सिंपल बनाया कि लोगों को समझ में आए। Abolished feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues। ये क्या है? फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश किया। फ्यूडल सिस्टम क्या? भारत में आप लोगों ने सुना होगा जमींदारी सिस्टम होता है। जमींदारी सिस्टम में सिस्टम क्या होता है कि जो जमीन होती है उस पर जो किसान काम कर रहा होता है वो सिर्फ टेनेंट होता है, किराएदार। जमीन जमींदार की होती है, उसकी ओनरशिप होती है। किसान क्रॉप ग्रो करता है, उसका एक हिस्सा वो जमींदार को वापस करता है एज रेंट, एक हिस्सा अपने पास रखता है। ये है जमींदारी सिस्टम। यूरोप में इसी को फ्यूडल सिस्टम कहते थे।
यूरोप में बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, तो वो सिस्टम हटाया गया, लैंडलॉर्ड सिस्टम, और ज़मीनों को रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया टुवर्ड्स स्मॉलर फार्मर्स। और उसके बाद फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम। सर्फडम क्या है? ज़मींदार के खेतों में काम कर रहा जो मजदूर है वो सर्फ है, SERF, सर्फ। और वो जो प्रैक्टिस की जाती है उसको सर्फडम कहा जाता है। बिकॉज फ्यूडल सिस्टम में व्हाट हैपेंस, लॉर्ड कहा जाता है मालिक को, और जो खेतों में काम कर रहे हैं मजदूर उसको सर्फ कहा जाता है। तो लोगों को उस गुलामी से मुक्त किया गया, और साथ में मेनोरियल ड्यूज से, मेनोरियल ड्यूज का मैनर क्या होता है? जमींदार मैनर होता है, उसने जो लोगों को कर्जा दिया होता है वो मेनोरियल ड्यूज होता है। तो जमींदार ने जो कर्जे दिए हुए थे लोगों को सब माफ कर दिए गए कि आज के बाद हर किसान के सिर पे कोई कर्जा नहीं होगा। ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप था। तो नेपोलियन बेशक एम्परर था, लेकिन जो उसके रिफॉर्म स्टेप्स हैं वो काबिल तारीफ है, बहुत सारे अच्छे स्टेप्स लिए गए। इन टाउन्स गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। गिल्ड क्या होती है? एक ट्रेड एसोसिएशन होती है, ये डिसाइड करती है नए बंदे को कंपटीशन में आने देना है, ट्रेड में घुसने देना है। मान लो क्लॉथ मर्चेंट्स है, कपड़ा व्यापारी है, उनका एक ग्रुप बन गया, नया बंदा बिजनेस करना चाहता है, गिल्ड डिसाइड करेगी तुम्हें दुकान खोलने देनी है कि नहीं देनी है। गिल्ड शर्तें रखेगी, आपको पूरी करने देंगे, नहीं तो ट्रेड नहीं करने देंगे। बिकॉज गिल्ड को सपोर्ट है किंग या गवर्नमेंट का। तो गिल्ड जो है वो डिसाइड करेगी, और गिल्ड का काम बहुत सारे थे। गिल्ड लोगों को ट्रेन भी करती थी, क्राफ्ट पीपल जो स्किल्ड पीपल हैं। गिल्ड ये भी डिसाइड करती थी कि कपड़ा प्रोड्यूस कितना करना है। तो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थी, गिल्ड की एक तरह की डिक्टेटरशिप थी बेस बिजनेस पे, वो हटा दी गई, कोई भी बिजनेस कर सकता है। तो देखिए कितना पॉजिटिव स्टेप है, अच्छा स्टेप है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव्ड। ये जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है ये किसी भी बिजनेस की लाइफलाइन होती है। अब भारत में देखो, वी फाइंड कि भारत में कितनी सड़कें बन रही हैं, कितने हाईवेज बन रहे हैं, ये सब आने वाले कुछ सालों में बेनिफिट करने वाले हैं मैसिव वे में। लोगों की ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन, तो इकोनॉमी को बहुत बड़ा पुश मिलने वाला है। इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये उन्होंने उस समय अपना भी इंप्रूव किया गया। इन तमाम चीज़ों ने एक खास चीज़ की, वो है फैसिलिटेटेड द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल अक्रॉस रीजन्स। अगर आप लोग ग्लोबलाइजेशन को स्टडी करो तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? इट इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ 3 M's, men, material, money। ठीक है, यहां पर ये लोग बात कर रहे हैं कि गुड्स एंड कैपिटल मूव्ड अक्रॉस रीजन्स। ये कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की तरफ इशारा है। तो यूरोप में ये जो सोच है नेशंस बनने के बाद ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, इसकी तरफ मूव कर गए थे। भारत को भी बहुत फायदा हुआ ग्लोबलाइजेशन का, जब से हमने 1990 से अपनी इकोनॉमी को ओपन किया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, तो कंट्री इंप्रूव हो गई है। देखो बस भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, नंबर ऑफ बिलियनियर्स और मिलियनियर्स बढ़ चुके हैं, बहुत प्रोडक्शन है। दुनिया भर में नॉर्थ अमेरिका में बहुत रिसेशन फील हो रहा है, भारत में बहुत स्टेबिलिटी है। आप हमारे नेबर्स को देख लो, आप पाकिस्तान को देख लो, आप श्रीलंका को देख लो, दे आर स्ट्रगलिंग इकोनॉमीज एंड इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग सो गुड। तो भारत ने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया है। ग्लोबलाइजेशन में प्रोडक्ट्स आप जहां मर्जी सेल कर सकते हैं, ठीक है, विद ड्यू परमिशन फ्रॉम द कंट्रीज, विदाउट मच टैक्सेस या जीरो टैक्स। इसको फ्री ट्रेड बोलते हैं। ग्लोबलाइजेशन में आप जहां मर्जी इन्वेस्ट कर सकते हैं विद परमिशन फ्रॉम द होम कंट्री, वहां पर फैक्ट्री लगा सकते हैं, आप लेबर को मूव कर सकते हैं। लेबर का मतलब स्किल्ड वर्कर्स को मूव कर सकते हैं, अनस्किल्ड को भी अगर कंट्री अलाउ करती है। तो इससे बिजनेस को बहुत फायदा होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज डेवलप होती हैं। तो कहीं ना कहीं नेपोलियन की जो कोशिशें थी ये ग्लोबलाइजेशन को पुश दे रही थी। तो यूरोप में ये जो कंसेंसस है, ये एग्रीमेंट है, ये बहुत पुराना बनना शुरू हो गया था कि हमें ऐसा बिजनेस, इस तरह इकोनॉमीज को इम्प्रूव करना है। तो नेपोलियन वाज नॉट ओनली बेनिफिटिंग यूरोप पॉलिटिकली, बट ही वाज मोर बेनिफिटिंग यूरोप इकोनॉमिकली। हालांकि अनफॉर्चुनेट बात है कि 1815 में नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू में डिफीट कर दिया गया और वो एपिसोड वहीं एंड हो गया। लेकिन जो उसके बाद भी रेजीम्स आई हैं, उन लोगों ने नेपोलियन के रिफॉर्म्स को कैरी किया हुआ है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि नेपोलियन के जो स्टेप्स थे वो इतने अच्छे थे कि बाद वाली रेजिम्स भी उसको फॉलो कर रही थी। तो जो पहला मैंने क्वेश्चन बताया कि बहुत पॉपुलर है, और जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चे वो भी उतना ही पॉपुलर है, और ये शायद पहले वाले से भी ज्यादा पॉपुलर है। वो है नेपोलियन का कोड जो है, सिविल कोड को नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। ये भी 1 मार्क्स का MCQ में आ जाता है, ये पिछली बोर्ड में ही आया था। तो आपने इसके जो फीचर्स हैं इसका आंसर तैयार करना है। एंड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है डिस्कस, क्वेश्चन की फॉर्म कोई भी हो सकती है, द फीचर्स ऑफ द
नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। किसी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है। एंड हम देखते हैं कि कुछ ही देर बाद यूरोप में लोग रेस्टलेस होना शुरू हो गए। उनको लगा कि ये जो फ्रेंच आर्मीज है आई तो हमारी हेल्प करने के लिए, लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि हमारे लड़कों को उनकी मर्जी के खिलाफ फौज में भर्ती करके यूरोप भर में लड़वा रहे हैं, और जो जमीन जीती जा रही है वो फ्रांस की बन रही है। तो हमारे लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे यहाँ पर टैक्सेस कलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन वो पैसा यहाँ नहीं लगाया जा रहा, इट इज टेकन अवे ऑल द वे टू फ्रांस। तो हमारी इकोनॉमी, हमारे लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो लोगों को ये बात समझ में लग गई और लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, एंड फ्रेंच आर्मीज को मजबूर किया कि आप हमारी कंट्री को छोड़कर चले जाओ। तो ये था आपका आज का यूनिट, ओके। एंड आप लोग इसको और तैयार कीजिए। ये 3-4 पेजेस का यूनिट है, इसको तैयार कीजिए। इसके पैराग्राफ वाइज छोटे क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। हम अलग से वीडियोस बनाएंगे जहां पर हम प्योरली एमसीक्यूज पे आ जाएंगे। तो आप बने रहिए हम लोगों के साथ। एंड वही फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, सो दैट हम ग्रो कर पाए। तो सपोर्ट हो तो सो दैट वी कैन कैरी दिस वर्क फॉरवर्ड। एंड अगर पसंद आया है ये लेक्चर तो आप एक लाइक भी कर दीजिए। एंड मिलते हैं नए यूनिट के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए आप अच्छी प्रैक्टिस कीजिए और अपना फीडबैक भी दीजिए। और अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम भी है तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए। आई विल 100% आई विल रिप्लाई टू दोस एंड आई विल मेक द टॉपिक क्लियर। तो अभी के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बाय।